जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने का मैंने वादा किया है। हालांकि आप लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सब लोगों को बस स्ट्रैटेजी जाननी है, पढ़ाई लिखाई तुम लोगों को कुछ नहीं करनी। पर फिर भी चलो, मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीजों को खत्म करूँ, चीजों को अच्छी दिशा में जाऊं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ऊपर बैठे हैं, आस लगाए बैठे हुए हैं और मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने तो नोट्स वोट्स सब निकाल के रख लिए हैं, पता चले फिर मुझे उनकी गाली सुननी पड़े। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए उन चीजों को कवर अप करवा दिया जाए। और बाकी आप लोगों को इन नोट्स का जो वैल्यू है ना, ये बाद में पता चलेगी जब आप लोग पढ़ के चले जाओगे, है ना। अभी नहीं समझ में आ रही, बाद में समझ में आएगी। तो आज हम लोगों को फंडामेंटल राइट करने हैं, फंडामेंटल राइट कवर करने हैं। इससे पहले हम लोग दो पार्ट कवर अप कर चुके हैं। सिटीजनशिप हमने कर लिया था इससे लास्ट क्लास में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं वही आपको बताती हूँ, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे संविधान का। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, फंडामेंटल राइट। हमें चाहे अपनी ड्यूटी पता हो ना पता हो, भारत के हर प्रत्येक नागरिक को अपनी ड्यूटी पता हो ना पता हो, पर अपने मौलिक अधिकार अवश्य से पता होने चाहिए। इसीलिए इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक में से आने वाले हैं। कोशिश करूंगी मैं इसे कि एक से दो क्लास में कवर अप कराऊं। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वांटिटी कम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही एक जैसी रहेगी इन क्लासेस में। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, और आपको सब कुछ इसी क्लासेस से देखने को मिलेगा। इस बात का भी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मेरे मुंह की तरफ कम देखना और उसकी तरफ ज्यादा फोकस करना। आगे बात समझ में? पता चले कुछ लोग कहें यार लाइट नहीं आ रही, वो नहीं है, तो लाइट वाइट का मत देखो, पढ़ो तुम लोग आराम से। ठीक है, देखो आज हम पढ़ रहे आ रहे बेटा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट बाबू हमने कहाँ से लिया था? हमने लिया था यूएसए से। ठीक है, यूएसए से तो लिया था या नहीं? बताओ, सही बता रही हूँ गलत बता रही हूँ? यूएसए से हमने लिया था। ये संविधान के भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसमें लगे हुए हैं हम लोगों की। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर किस तरीके के अधिकार है। तो संविधान हमें 6 तरीके के अधिकार देता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं अपनी तरफ से, मैं हिंदू हूं मैं हिंदू रह सकता हूँ, मैं मुस्लिम हूं मैं मुस्लिम रह सकता हूँ, मैं जैन हूं मैं जैन रह सकता हूँ, मैं सिख हूं मैं सिख रह सकता हूँ। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, मेरा मन करे मैं धोती कुर्ता पहनूं, मेरा मन करे मैं साड़ी पहनूं, मेरा मन करे मैं सर पे टोपी लगाऊं, मेरा जो मन करे मैं उस तरीके से पढ़ सकता हूँ और अपने कल्चर को संभाल सकता हूँ। राउट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने। इसी बात पे ये बता दो कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें कितने लोग थे? 6 लोगों के नाम बताना, कितने लोग थे और उनका मेन लीडर कौन था? ये लोग ये आप लोग जरा बताना जरा मुझे। अब देखो, जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इसको एज इट इज तुम लोग ऐसे ही बना लेना। कहीं और नोट से पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे बना लेना। राइट टू इक्वालिटी है मतलब समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, उसके बाद 23 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, उसके बाद 25 से लेके 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 30 में आपका शैक्षणिक अधिकार है और आर्टिकल 32 में आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड। अच्छा एक बार बताओ, इसमें 31 कहाँ गया? 31 क्या है? आर्टिकल 31 क्या है बताओ कमेंट करके। अच्छा, तुम लोग कमेंट का जवाब तो देते नहीं, पर फिर भी मैं बहुत बेशर्म हूं, तुमसे पूछती रहती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है राज्य। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य है संसद तथा केंद्र। राज्य के अंदर देखो, भारत एक राज्य है कि भारत एक राज्य है या भारत एक संघ है? ये भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राज्य है, और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि भारत एक राज्य है। ठीक है, और राज्य का कंसेप्ट क्या होता है? पॉपुलेशन, अपनी जगह का होना, अपने संविधान का होना। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो राज्य कहलाता है ना। स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग की वीडियोस देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, पहली वीडियो देख लेना जाके। अब हम पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा, संसद तथा केंद्र सरकार। संसद तथा डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या आता है? संसद तथा केंद्र सरकार, राज्य विधान मंडल तथा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज, जैसे जिला बोर्ड हो गया, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गई। पंचायत कौन से उससे आता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना बेटा। म्यूनसिपैलिटीज होगी 74वें संविधान संशोधन से आती है।
तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? स्थानीय प्राधिकारी में। अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, जैसे सेल हो गया तुम्हारा, ओएनजीसी हो गया, आईडब्ल्यू हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। ऐसी कोई भी बॉडी जिसके पास आदेश जारी करने और फॉलो करने का अधिकार है, वो सारे के सारे किसमें आएंगी? अन्य प्राधिकारी स्थिति में आएंगे। अच्छा, ये याद करना है? हाँ, ये याद करना है। याद क्यों करना है? इसमें से पूछ सकते हैं कि निम्न में से राज्य की परिभाषा में कौन नहीं आता। तो मान लो तुम्हें ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, या अन्य प्राधिकारी दे दिया, तो तुम सोचो कि अन्य प्राधिकारी तो नहीं आएंगे, पर अन्य प्राधिकारी भी आ सकते हैं। अन्य प्राधिकारी का क्या है? जिससे ऐसी कोई भी बॉडी जिससे स्टेट के पास जिसके पास आदेश करने का, जारी करने का और फॉलो करने का अधिकार है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएंगे। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या है? मैंने आर्टिकल 13 तुम्हें अभी पढ़ाया भी था। कहाँ पढ़ाया था बताओ जल्दी से। आर्टिकल 13 मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब हम 9वीं अनुसूची पढ़ रहे थे। पहला संविधान संशोधन पढ़ा था जब हमने 9वीं अनुसूची, जब हम पढ़ रहे थे, 9 शेड्यूल जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें आर्टिकल 13 पढ़ाया था। ठीक है, जो भूमि संबंधित वो लेके आए थे। ये आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बाप है। आर्टिकल 13 बाप है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब संविधान के पूर्व विधियां 13(1) में दिया हुआ है, संविधान के पश्चात विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और विधियां कौन सी होंगी? मैंने बताया था ना विधियां कौन सी होंगी, कि अगर ऑर्डिनेंस ले आती है सरकार, कुछ भी ऐसी चीज ले आती है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, मूल अधिकारों का हनन करता है, तो मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। मूल अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और मूल अधिकार के ढांचे की बात किसको पता है? मूल संविधान का मूल ढांचा, अगर सॉरी अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो संविधान के मूल ढांचे को इफेक्ट पड़ता है। और संविधान का मूल ढांचा किसे पता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, अब हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, 14 से 18, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। देखो, तुम लोग जब पढ़ते हो ना, जब हमने भी पढ़ा था, तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था। जब शुरू में मैंने इल्यूशन करी थी तो मैंने ऐसे करी थी। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। हम लोग इन दोनों को ऐसे करके पढ़ते हैं, इसको पूरा का पूरा ऐसे कंबाइन करके पढ़ते हैं। पर इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, ये समझो। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब है आर्टिकल 14(1) जो है वो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। मतलब विधि के सामने, लॉ के आगे हर कोई, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, वो एक समान है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको एक समान संरक्षण मिलेगा। अगर कोई राजा है तो भी उसे उतना संरक्षण मिलेगा, अगर कोई रंक है तो भी उसे संरक्षण उतना ही मिलेगा। ये हमने लिया है, ये वाला कंसेप्ट हमने लिया यूएसए से, और ये वाला कंसेप्ट हमने लिया है यूके से। अच्छा, एक बात नहीं देख रहे हो तुम लोग, ये वाला कंसेप्ट हमने यूके से ले तो लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर क्या ये लोग हमें एक समझते थे? क्या ये लोग हमें एक समझते थे? ये लोग तो इतने हरामखोर थे कि ये किसी को भी नहीं एक समझते थे। ये तो अपने से ज्यादा किसी को मानते थे, आज भी नहीं मानते, आज भी यूएसए में मानता नहीं है। पर तुम्हें याद रखना है कि जो यूके से हमने क्या लिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको लिख लेना एज इट इज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने, ये देखो, ये वो बनाया हुआ है, जैसे ये हमने पढ़ा था ना, राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये मैंने याद करने के लिए वो बनाया था, ईएफ का शोध, कि राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू इक्वालिटी, ईएफ का शोध। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, एफ से ये तो इतना तो समझ जाओगे। सा से शोषण, ईएफ का शोध, सा से शोषण, और धा से धर्म का अधिकार। ठीक है, और उसके बाद ईएफ के शोध से क्या निकला? शिक्षा निकली, तो शिक्षा का अधिकार। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 तो हमें पता ही है। तो ये वाला कहाँ हो गया भैया? ये हो गया 14 से 18, ये हो गया 19 से 22, ये हो गया 23 24, ये हो गया 25 से 28, और ये हो गया 29 30। इसको ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी डिटेल में अब मैं तो नहीं मानती कि तुम लोगों ने लिखा होगा। अगर किसी ने लिखा हो तो मुझे वो लोग इंस्टा पे जरूर टैग करना। ठीक है, अगर किसी ने इतना लिखा हुआ हो तो। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ते हैं समता का अधिकार, और भागो। क्या पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 15 समता का अधिकार, है ना, और अपनी कहानी खत्म। इतना नहीं है, आर्टिकल 15 के अंदर है धर्म
जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव करेगा तो वो समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, वो समता के अधिकार को वायलेट करेगा। 15(1) में दिया हुआ है कि राज्य इन 5 बेसिस पे धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में दिया हुआ है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी, अगर मान लो राज्य है, जैसे सपोज भारत है, भारत राज्य में कौन कौन आया था, राज्य में बेसिकली कौन कौन था, ये ये जो राज्य है ना, ये पूरा का पूरा जो राज्य है, ये लोग धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। कोई प्राइवेट भी भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या लिखा हुआ है, कोई प्राइवेट भी भेदभाव नहीं करने का है। 15(3) में लिखा हुआ है महिला एवं बच्चे इसका अपवाद होंगे, महिलाएं एवं बच्चे इसका अपवाद होंगे। ठीक है, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए तो ये है ही कि महिलाओं और बच्चों को भी तुम इसके अंदर जोड़ के चलोगे, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अब 15(4) देखो, 15(4) के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसमें क्या डाला गया कि राज्य यदि चाहे तो एस सी एस टी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं, तभी हम एस सी एस टी एक्ट लेके आए थे। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें बोला कि राज्य यदि चाहे, मतलब राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर चाहे तो ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था, पता है 2 बार क्वेश्चन आया था इसी इन्हीं नोट से, आ रही बात समझ में, 2 बार क्वेश्चन आया था कि संविधान का 15(6) क्या कहता है, निम्न में से संविधान का 15(6) कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो इससे जुड़ा हुआ था 103वें संविधान संशोधन 2019 से। इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया था, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाला चला था उसके लिए प्रावधान आया था, ठीक है। और ये जो डला था ना, ये जो एक्ट डला था, पहले वाला जो एक्ट डला था, ये डला था चंपागन दोराई रंजन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके उस पे, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सॉरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है बेटा। अब अवसर की समानता में क्या आ गया भैया, 16(2) में लिखा हुआ है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशाक्रम, इसमें वंशक्रम भी आ गया, ऊपर वाला सब कुछ है और इसमें वंशक्रम आ गया, निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जैसे सरकारी नौकरी देखते वक्त कोई ये कह दे कि भैया तू तो गोरा है, गोरे आदमी को तो नौकरी मिल जाएगी पर काले को मैं नहीं दूंगा, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, किसका वायोलेशन हुआ, 16(2) का। आर्टिकल 16(3) में क्या कहता है, संसद यदि चाहे तो किसी राज्य के लिए निवास स्थान संबंधित प्रावधान बना सकती है। जैसे मान लो कोई HSSC दे तो हरियाणा सरकार पहले अपने लोगों को लेगी, एक यूपी सरकार ही ऐसी है जो इतनी दयालु है, इतनी दयालु है, कितनी दयालु है कि वो सबको मान जाती है, सबके लिए मान जाती है कि यूपी वाला कोई भी बंदा आए और दे दे। साथ ही साथ दिल्ली का भी कोई आ सकता है, वो भी दे सकता है, बिहार का भी कोई आ सकता है, वो भी दे सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अदरवाइज हर स्टेट, जैसे सपोज बिहार में आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना, तो बिहार वाले अपने जनरल वाले स्टेट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अगर वो जनरल से भी हैं तो, ठीक है। तो ये निवास स्थान संबंधित जो वो है, ये शर्त लागू हो सकती है अगर वो कोई नौकरी संबंधित कोई बात कर रहा हो, लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त, इसके अंदर पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज वो देना चाह रही हो, राज्य देना चाह रहा हो, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको 1974 में इन्होंने खारिज भी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कुछ लेके तो आए नहीं थे, बस ये लोग वही लेके आते रहते हैं, बस ये कानून वो कानून, करते कुछ है नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है भारत का, और बकौती बहुत ज्यादा है। 16(4) में क्या दिया हुआ है, 16(4) में दिया हुआ है यदि राज्य को लगता है कि यहाँ उसके यहाँ पर कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिसको राज्य सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देना दिया जाना चाहिए, तो वो दे सकता है। जैसे SC ST एक्ट आया था ना, किसमें आया बेटा, SC ST एक्ट, ऊपर ही पढ़ के आए हो गधो, भूल गए। SC ST एक्ट आया 15(4) में, पहले संविधान संशोधन में 1950 में जो हुआ, उसी के अंतर्गत इसको भी लेके आया गया था, ठीक है। यही है जो राज्य में आरक्षण के लिए उत्तरदायी है, आर्टिकल 16(4), ठीक है। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत ही SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत, ठीक है। इसी को ही रिजर्वेशन कहते हैं, यही रिजर्वेशन रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट जॉब में। आ रही है बात समझ में, आर्टिकल 16(4) रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग आरक्षण आरक्षण करते हैं, आरक्षण के बारे में हमें कद्दू कुछ नहीं पता। अब आते हैं हमारा आर्टिकल 16(5) में। 16(5) क्या है भैया, ये अपवाद है एक तरीके से। अब अपवाद कैसे, सुनो, राज्य इन संस्थानों
धार्मिक संस्थानों में नियुक्त करते वक्त धर्म जाति मूलवंश निवास स्थान उसके हिसाब पे भेदभाव कर सकता है। जैसे मान लो अगर किसी को धर्मगुरु बताना है और धर्मगुरु की वैकेंसी निकली हुई है, तो धर्मगुरु के लिए भैया वो किसको लेगा? धर्मगुरु के लिए पंडित एलिजिबल होगा। अब किसी मस्जिद में अगर मैं पंडितों को रख दूंगी तो वहां क्या बजेगा? जूता बजेगा ना। और किसी मंदिर में हम पंडित को रख देंगे, वो सॉरी किसी मस्जिद में हम पंडित को रख देंगे तो भी जूता बचेगा। और किसी मंदिर में हम मुसलमान को रख देंगे तो भी जूता ही बजेगा। तो राज्य इन इस बेसिस पे भेदभाव कर सकता है। किसमें दिया हुआ है? 16(5) में दिया हुआ है। 16(4) में क्या हो गया? तुम्हारा आरक्षण हो गया। ठीक है। 16(6) क्या कहते हैं बेटा? 16(6) बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जोड़ा गया है ये। ठीक है। अभी वाला जो वो है संविधान संशोधन है, और ये 15(6) में भी है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 15(6) अलग है और 16(6) अलग है। ठीक है। 16(6) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला। देखो ये रिजर्वेशन जो है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए, स्पेशली एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये वाला जो रिजर्वेशन है। ठीक है। गंदी राइटिंग हो रही है ना बहुत ज्यादा, सॉरी। पर ये वाला जो रिजर्वेशन है, ये वाला जो रिजर्वेशन है तुम्हारा बेटा, ये वाला रिजर्वेशन है स्पेसिफिकली अभी के लिए। ठीक है। ये 16(6) में प्रावधान हुआ है 103वां संविधान संशोधन 2019 में। अरे क्या हो गया? हाँ बढ़ गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ इंटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये वैसे तुम्हें याद होने चाहिए नालायकों, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। अब अस्पृश्यता का अंत किससे आया था? देखो अस्पृश्यता के अंत के लिए देखो ये बहुत ज्यादा हमारी जो शुरू से ही एक गलत भावनाएं चली जा रही हैं, भारतीयों के मन में थी, उसको हटाने के लिए एक अनटचेबिलिटी एक्ट भी आया था। ठीक है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 ये आया था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। फिर आता है बाबू सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो आप लोग सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं आप, अगर आप किसी भी सॉरी किसी भी अगर आप एससी का अपमान करते हैं ना, एससी का या एसटी का ये अपमान करते हैं कि मतलब उसको जाति सूचक शब्दों से आप लोग उसको बोलते हैं, तो वो आप इस अधिनियम के थ्रू दंड के भागी होंगे। ठीक है। और आर्टिकल 17 का वायोलेशन करेंगे आप एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद यदि आप अपने इतिहास जन्म के हिसाब से बताएं कि भैया मैं तो राजपूत हूँ और मैं तो पंडित हूँ और मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया देश के लिए, पता नहीं ये हो गया वो हो गया और तुमने क्या करा, ये है वो है, तो तब भी आप एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गड़बड़ कर रहे हैं। देखो 3 तरह के एक्ट आए। सबसे पहला एक्ट जो हमारा आया ये है अस्पृश्यता का अंत, इसके अंदर अमेंडमेंट किया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद ये तीसरा एक्ट आप लोगों को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम यूपीएसआई में। ठीक है। 2021 वाले में कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से सन में लागू हुआ था, और यही एससी एसटी एक्ट बनेगा आपका जो आप लोग पढ़ेंगे मूल विधि के अंतर्गत। सारी बात समझ में बेटा? ठीक है। इसमें भी यही है, सेम ही चीज है कि अगर छुआछात के आधार पर किसी भी चीज को प्रमोट ऐसा आप लोग करते हैं, कुछ भी आप गलत जाति सूचक शब्दों का बोलते हैं, उसके मुंह में या और किसी पार्ट में कुछ गंदी चीजें डालते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलने तक पे भी इस पे रोक है। ठीक है। उसके बाद आता है उपाधियों के अंत पे, उपाधियों का अंत। अब राज्य शिक्षा तथा विद्या तथा सेना को छोड़कर किसी को भी उपाधि नहीं देगा। जैसे ये क्या है कि हाँ एक और बच्चों के मन में डाउट रहता है, ये इसलिए लिखा हुआ है मैंने, सम्मान ये होते हैं सम्मान। जैसे मान लो किसी को भारत रत्न मिल गया तो वो अपने आगे मुंह आग के आगे लगा सकता है, मुंह के आगे लगा सकता है कि भैया भारत रत्न फलाना है, भारत रत्न टिंकू चौधरी, भारत रत्न पप्पू यादव, लगा सकता है। हाँ लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सम्मान है। पद्म विभूषण लगा सकता है, पद्म भूषण लगा सकता है, पद्म श्री लगा सकता है। परंतु पहले जैसे उपाधि नहीं मिलती थी, जैसे उनको उपाधि मिली थी ना रविंद्रनाथ टैगोर को, एक सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी, ठीक है, गांधी जी को उपाधि मिली थी, तो वो ऐसे लगा सकते थे महात्मा गांधी। अब पहले वाले तो लगा के घूमते हैं, महात्मा गांधी को भी महात्मा की तो उपाधि मिली थी, तो गुरुदेव की उपाधि मिली थी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी, महात्मा गांधी ने दे दी थी, इन्होंने महात्मा गांधी को दे दी थी। ठीक है। तो ये वाली जो उपाधियां हैं अब नहीं लगती है कि मैं अपने नाम के आगे लगा दूं श्री 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 5008 श्री काजल भारद्वाज मैडम, ये सब नहीं लगा के मैं घूम सकती। ठीक है। वैसे तो लगा के मैं अपने आप के अपने मन में खुश होती रहूं, वैसे नहीं लगा के घूम सकती। और ये जो होते हैं ये बेटा सम्मान होते हैं, ये उपाधि नहीं होती। और राज्य किसी को शिक्षा
विद्यादाता सेना को छोड़ के इन तीनों चीजों में तो दे सकता है राज्य किसी को उपाधि, पर बाकी में नहीं दे सकता। कि मान लो कोई बहुत बढ़िया डांस करता है तो उसे डांसर की उपाधि दे दूं मैं, डांसर डांसर, नहीं नहीं दे पाओगे। हमारी बात समझ में। अब हम आते हैं, देखो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, ई एफ में, ई एफ का शोध शिक्षा, यही था ना। इक्वालिटी, फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, शिक्षा, यही तो पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं फ्रीडम के ऊपर। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके, समता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके, जो कहां से कहां तक था भैया, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, ये आप लोग रिवाइज आउट जरूर करते रहना, याद करते रहना। और आज से एक अपनी छोटी सी डायरी बना लो, जिसके अंदर तुम सारे के सारे आर्टिकल ऐसे लिखते रहोगे, 14, 15 ये है, 16 ये है, 17 ये है, 18 ये है। और कहीं पे भी बार बार जाओ तो उसको याद करते रहना। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें याद करने की एक और ट्रिक बताऊंगी, लिख लिख के याद करना पड़ेगा तुम्हें, पर करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे पता है ये जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये वाली जो वीडियो है, ये जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पूछते हैं, स्ट्रैटेजी बता दो, पढ़ना नहीं है उन्हें, स्ट्रैटेजी पूछते हैं बस वो। ये तुम जितने भी हो ना, तुम बहुत लकी हो और तुम बहुत टैलेंटेड हो, सच में। ये इसलिए नहीं कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम किसी से भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने वाले की जीत जरूर होती है। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंदर हमारा प्रेस का अधिकार आता है, प्रेस का अधिकार। इसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ये याद होना चाहिए बाबू तुम्हें, एक एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए ये। ठीक है, 19(1) क्या है, 19(1)(a) क्या है, 19(1)(b) क्या है, 19(1)(c) क्या है। तीसरे में है संघ, संगठन व समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, मैं बना सकती हूँ, मेरा मन चले मैं अभी काजल भारद्वाज समिति बना लूं, ठीक है, अपना एक व्हाट्सएप चैनल खोल लूं, तो ये भी तो एक तरीके से समिति बननी है मेरी, है ना। कहीं भी घूमने का अधिकार, जा सकते हो ना तुम लोग कहीं पे भी, है ना। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो सबसे पहले कहाँ जाओगे ये बताओ, चलो जो भी बच्चे देख रहे हो, सबसे पहले कहाँ घूमने जाओगे ये बताओ। ठीक है, अपने माता पिता को घुमाने जाना बेटा, कहीं भी जाना। ज्यादातर लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मैं अभी तक जा नहीं पाई। ठीक है, सोचा था मैंने, पर अभी तक बुलाया नहीं, माता रानी ने बुलाया भी नहीं करा। तुम लोग जरूर जाना, कहीं पे भी अच्छी जगह जाना, माता पिता को लेके जाना। ठीक है, वो लोग तुम्हारे चक्कर में बहुत सोच रहे हैं, क्या हो गया, फैन खराब हो गया क्या, वीडियो रुक गई यार, बंद हो गया। आई थिंक वीडियो जो थी ना वो रुक गई थी, अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद चल जाए चीजें। हाँ, अब तो चल रहा है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो तुम लोग बताना जरूर कहाँ घूमने का जाना है तुम्हें, कहाँ ये घूमने का अधिकार किसमें आ गया, डी में। ठीक है, डी से डांस घूमना है मुझे, है ना, घूमने का अधिकार। बहुत देर से चल रहा है ये, एक्चुअली इसकी भी गलती नहीं है, मैं काफी देर से क्लास ले रही हूँ, मतलब तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। 19(1)(e) में क्या है, 19(1)(e) में है बेटा भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, और 19(1)(f) में है संपत्ति को अर्जित, धारित व व्यय करने का अधिकार। ये इसको काट के राइट टू प्रॉपर्टी में डाल दिया गया है अब, भाग 12 में आर्टिकल 300(a) में। ठीक है, कहां पे डाल दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी में डाल दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, भाग 12 में आर्टिकल 300(a) में। ठीक है, अब ये चल नहीं रहा है, अब ये बिल्कुल जवाब दे गया फोन, मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ पर लैपटॉप करने को तैयार नहीं है। और आर्टिकल 19(1)(g), चलो 19 खत्म करके जाओ, भारत में कहीं भी जाकर कारोबार करने का अधिकार। मेरा मन करे मैं जम्मू कश्मीर में जाके ठेला खोल लूं चाय का, कुछ भी किसी का भी खोल सकते हो, जरूरी नहीं है चाय का खोलो। ठीक है, ठेला खोल लूं, कुछ भी कर लूं। ठीक है, तुम्हारा बस चले। अब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कौन कौन क्या करोगे ये बताओ, मजदूरी मजदूरी कहाँ करोगे ये बताना जरा। ठीक है, चलो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।